आपके मत से किसानों की समस्या क्या है? देखिए, किसानों की समस्या इस देश में आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि, मुकम्मल समृद्धि किसानों की होती है। दरअसल किसानों के समस्या के समाधान के लिए अभी तक जो बहस चलती रही है वह यह बहस चलती रही थी किसानों की उत्पादन के, किसानों के लागत को कम किया जाए, उत्पादन की लाभकारी कीमत मिले, एक वो आर्थिक समृद्धि का आधार है। कृषि केवल मेरे लिए व्यवसाय नहीं है, हमारे देश के लिए कृषि हमारी जीवन धारा है। और उस कृषि जीवन धारा से मुकम्मल समृद्धि की बात हम करते हैं तो आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक समृद्धि, राजनीतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि, ये संपूर्ण समृद्धि किसान के इस देश के बुनियाद को समृद्धि का तस्वीर खड़ा करती है। तो यह मैं कह सकता हूँ कि किसान इस देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि में अभी पिछड़ा हुआ है, जबकि इस देश की 82% आबादी किसान की है। और किसान के और कृषि के आधार पर इस देश की आर्थिक समृद्धि का निर्माण होता है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला किसान यदि पिछड़ा हुआ है तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान की संपूर्ण समृद्धि की चिंता करने की योजना जो हमने रखी है, भारत सरकार उसमें सचेत होकर आगे बढ़ रही है। जी, सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की सोच रही है, जबकि हम जानते हैं कि कीटनाशक, खाद वगैरह के दाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी खेती की लागत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सर कैसे ये संभव है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए? देखिए, किसान ही एक उत्पादक ऐसा होता है जो जीवन की आवश्यकताओं की संपूर्णता को पूरा करने के लिए उत्पादन करता है, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, वो किसान पैदा करता है। लेकिन चिंता इस बात की है कि वो अपने उत्पादन का दाम स्वयं नहीं तय करता, और जितने उत्पादक हैं, कारखाने के उत्पादक अपने दाम अपने उत्पादन का स्वयं तय करते हैं। जैसे किसान गन्ना पैदा करता है, चीनी के मिल में जाता है तो गन्ना का भी दाम कारखाने का मालिक तय करता है और चीनी का भी माल कारखाने का मालिक तय करता है। कपास का किसान, कपास का भी मालिक, कपास का किसान जब जाता है कारखाने में कपड़ा मिल मालिक के यहाँ, तो कपड़ा का कारखाना मालिक कपास का भी दाम तय करता है, कपड़ा का भी दाम तय करता है। उसी तरह तमाम वस्तुएं ऐसी जो हैं कृषि के क्षेत्र में खाने वाली, वो सब किसान पैदा करता है, लेकिन उसके उत्पादन का दाम स्वयं नहीं तय करता है। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ तक खेती की लागत बढ़ने की बात कर रहे हैं, यह सही नहीं है। खेती की लागत बढ़े है, खेती की लागत घटाने की चिंता, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस बात को मैंने उठाया है। और उसी का एक हिस्सा है जिस कीटनाशक की आप बात कर रहे थे, केमिकल कीटनाशक। हरित क्रांति जब आई इस देश में अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो अनाज का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन हरित क्रांति के जो नुकसान होने थे उसके पहले उसके लोगों ने नहीं जाने। उत्पादन बढ़ जाता, उसकी सीमा तय कर दी जाती, लेकिन वह सीमित चलता रहा। वह सीमित चलने का बड़ा कारण ये हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो केमिकल बनाती हैं, चाहे केमिकल खाद बनाती हों, चाहे केमिकल कीटनाशक बनाती हों, वो किसानों के उत्पादन को बढ़ाने में अपना विज्ञापन देती रही। उससे किसान उसके चंगुल में फंसता गया। उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन लाभ किसानों के बजाय कंपनियों को हुआ। ये भारत सरकार ने एक योजना जो बनाई लागत कम करने के लिए, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे नीम कोटेड यूरिया से उत्पादन बढ़ते हैं,
नीम किसान पैदा करता है। मैंने ही ये बात कही थी कि नीम स्वाभाविक तौर पर कीटनाशक होता है। यूरिया में नीम कोटेड हो जाने से यूरिया की गुण में कोई असर नहीं पड़ते हैं और नीम कोटेड यूरिया बन जाते हैं, तो कीटनाशक जो केमिकल कीटनाशक के प्रयोग करने की परंपरा या प्रथा खत्म हो जाती है। नीम कोटेड यूरिया ही उसका काम पूरा कर देता है। तो यूरिया के बाद जो केमिकल कीटनाशक प्रयोग किए जाते थे, नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग करने से वो केमिकल कीटनाशक का प्रयोग बंद हो जाए, क्योंकि नीम स्वयं में कीटनाशक होता है और वो हानिकारक नहीं होता है। केमिकल कीटनाशक इतना हानिकारक होता है कि देश में जितने बड़े स्वास्थ्य के रोग फैले हैं, चाहे किडनी के हो, चाहे कैंसर के हो, चाहे हार्ट के, ब्लड प्रेशर के, ये सारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई है कि केमिकल कीटनाशक या केमिकल खाद के प्रयोग करने से, उत्पादन होने वाले अनाज को खाने से ये सारे रोग फैल रहे। तो नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से एक तरफ खेती की लागत भी बढ़ेगी, खेत का उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ खेती की लागत की जो बात आप कर रहे थे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से जो सोलर सिंचाई योजना की बात, सोलर पंप से सिंचाई योजना की जो आगे बात बढ़ रहे हैं, जिसमें 82% से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। ये पहला अपना देश है दुनिया का जहाँ जितना धूप होता है दूसरे देश में उतना धूप नहीं होता है। तो सोलर सिंचाई से डीजल, बिजली इत्यादि से जो सिंचाई की काम होते थे वो बंद हो जाएंगे। तो सोलर सिंचाई से 45% खेती की लागत किसानों की कम हो जाएगी। बहुत से ऐसे खेत हैं जहाँ एक फसली खेती होती है, सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण से 2 फसल की खेती नहीं हो पाती या 3 फसल खेती नहीं हो। सोलर की सिंचाई की व्यवस्था हर जगह जिसे फैल रही है, फैल जाएगी तो 2 फसली खेती होगी, 3 फसल खेती करेंगे तो खेती का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान का लाभ भी बढ़ेगा। इस योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शुरू हुआ। दूसरा प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव से खेत को जोड़ना। किसान की आवाजाही बढ़ेगी जब खेत पर, तो खेती का उत्पादन बढ़ता है। आप किसान के नाते समझ सकते हैं कि जाएगा तो खेत की सुरक्षा देखेगा, उत्पादन देखेगा, फसल की सुरक्षा देखेगा, सीधे मंडियों तक पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम इस सरकार के द्वारा हो रहा है। दूसरी बात है कि किसानों के उत्पादन को खरीद की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी सुधारने की एक योजना, जगह जगह मंडी बन रहे हैं। तो बिचौलिए का जो किसान के लाभ का हिस्सा ले लेते थे, उसे बंद हो जाएगा। इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन इन योजनाओं को आगे बढ़ाकर और भी कुछ काम करने बाकी हैं जो उसकी योजना बढ़ से जिसे केवल अनाज पैदा करना ही कृषि के क्षेत्र में नहीं है। दूध उत्पादन, पशुपालन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है, नस्ल सुधार। अभी मैंने प्रधानमंत्री से बात हुई थी मेरी, गंगा के किनारे एक प्रजाति होती है गंगा तीरी गाय। गंगा तीरी गाय के दूध का एक अलग तत्व होता है, बहुत उसमें प्रोटीन होते हैं, बहुत औषधीय उसमें अंश होते हैं, लेकिन दूध कम देते हैं। 4 से 5 किलो दूध एक टाइम देते हैं। गिर गुजरात की बहुत अच्छी नस्ल है, उसका दूध का फैट गंगा तीरी दूध के गाय का फैट बराबर होता है। तो गिर के गाय के दूध का एक अलग तरह का तत्व होता है, गंगा तीरी गाय का एक अलग तत्व। जैसे केरल में तैचुन गाय है, बहुत कम दूध देती है, 1 किलो 1.25 किलो दूध देते हैं, लेकिन उसके दूध का तत्व अलग तरह का है, वो दूसरा औषधि गुण है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर आगे काम शुरू करो। तो मैंने एग्रीकल्चर विभाग की स्टैंडिंग कमेटी में इस बात को बढ़ाया, वो आगे बढ़ रहे हैं। गिर और गंगा तीरी गाय के संयुक्तता से एक नस्ल तैयार हो जो ज़्यादा दूध भी देंगे और उनमें दूधों की औषधि पौष्टिकता भी बरकरार रहेंगी, और गंगा के किनारे एक अलग नस्ल की गाय बनेगी। और मैं समझता हूँ कि उस गाय को प्रधानमंत्री के प्रयास से उस गाय के नस्ल को
आगे बढ़ाने का एक कोशिश हो रहा है। सर, महिलाएं आजकल कृषि में बहुत ज़्यादा सहयोग अपना दे रही हैं, लेकिन उनका नाम हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, महिलाओं का सहयोग हमेशा खेती में रहता है। ऐसा है कि हमारे जो मैंने बताया आपको कि कृषि हमारी जीवन धारा है, कृषि व्यवसाय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कृषि में कौन कौन से चीज़ें की संलग्नता होती है। जैसे खेती पुरुष करते हैं, कहीं निराई गुड़ाई का काम महिलाएं करती हैं, हल चलाने के ट्रैक्टर चलाने का काम महिलाएं आमतौर पर नहीं करती हैं, लेकिन निराई गुड़ाई का काम करती हैं, भोजन पकाने का काम करती है। जो किसान खेत में जाएगा काम करेगा तो भोजन करेगा ना, घर में उसका भोजन पकाने का काम करती है। अपने कृषि जीवन धारा से एक संस्था बनता है परिवार। दुनिया के दूसरे देशों में परिवार की व्यवस्था नहीं है, हमारे ही देशों में परिवार की व्यवस्था है। उसी संस्था परिवार का एक हिस्सा महत्वपूर्ण होते हैं महिला। तो परिवार संस्था को बचाने का भी एक काम कृषि जीवन धारा का हिस्सा है, और वही किसान के संपूर्ण समृद्धि के कृषि समृद्धि का आधार बनता है। तो महिलाओं की भूमिका कृषि की जीवन धारा में महत्वपूर्ण है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी देखिए, कृषि क्षेत्र में शासन के तौर पर कई तरह की विडंबना है। जैसे कृषि मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय, उसकी धन की आवश्यकता होती है तो वित्त मंत्रालय में जाने पड़ते हैं। उसके उत्पादन की दुनिया के दूसरे देश में व्यापार की आवश्यकता होती है तो वाणिज्य मंत्रालय में जाना पड़ता है। देश में उसकी व्यापार की जरूरत होती है तो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर में जाना होता है, ठीक है ना। सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है तो जल संसाधन मंत्रालय में जाता है। दीनदयाल ज्योति योजना से सिंचाई करने की आवश्यकता होती है तो बिजली मंत्रालय में जाना पड़ता है। उसके आपदा राहत में जाने के होते हैं तो गृह मंत्रालय में जाना होता है। सब चीज़ें ये पूरी हो जाती है तो फिर स्टेट का विषय राज्य सरकार के यहाँ जाना पड़ता है। ये सारा विषय कृषि का इतना बड़ा व्यापक विषय है, ये कई मंत्रालयों में बटा है। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जिस प्रदेश में कृषि आगे बढ़ रही है वहाँ वन विंडो सिस्टम उस राज्य सरकारों ने किया है। जैसे मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के तुलना में मध्य प्रदेश की ज़मीन बहुत कमज़ोर है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। बिहार का इलाका ये दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान, लेकिन कम उपज होता है, कम लाभ होता है। उसका बड़ा कारण है कि शासन के द्वारा जितनी सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए है, और क्यों मिलनी चाहिए कि इसलिए कि वो रेवेन्यू देता है। ऐसा नहीं है कि शासन कोई अपने मन से करेगा, किसान रेवेन्यू देता है इसलिए उसका अधिकार बनता है कि शासन को हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहुत दिनों से शासन के द्वारा वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है, और मैं कह सकता हूं कि विगत इधर वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने और हमारे दल ने पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी मैंने ही किया था किसान दस्तावेज, उसमें किसानों की समृद्धि का जो आधार बताया, किसानों ने उसको बहुत स्वीकार किया, समर्थन देकर सरकार को बनवाया। तो शासन से जितनी सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए, कृषि क्षेत्र को मिलनी चाहिए, वो पिछले दिनों बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। जैसे किसान, जैसे गन्ना किसान की बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, किसान के गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान के लिए पैसा केंद्र सरकार ने दी है, राज्य सरकार ने उसको नहीं किया। अब वो पैसा फिर से गया है कि नए किसानों को मिल जाए। वो समस्या हमेशा बनी न रहे, इसके लिए भी समाधान का रास्ता निकाला जा रहा है। तो सर, नई सरकार से उत्तर प्रदेश को क्या मिलने वाला है, खासकर किसानों के लिए? किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे, 0% पर भविष्य में उनको अपनी कृषि की समृद्धि के लिए कर्जे दिए जाएंगे। पशुपालन के दूध उत्पादन के विकास के लिए, फल उत्पादन के विकास के लिए, सब्जी उत्पादन के विकास के लिए और उसके संरक्षण के लिए जी कार्य किए जाएंगे। उसके लिए बजट
का भी निर्धारण कर दिया गया, केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार की कृषि की योजनाएं जो राज्य सरकार के माध्यम से होंगे, उसके प्राथमिकता के आधार पर यह तय किया गया है कि उसका क्रियान्वयन हो। इसलिए उत्तर प्रदेश कृषि का बड़ा क्षेत्र है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। केवल योजनाएं केंद्र सरकार की लागू हो जाएं और ठीक से काम करने लगें तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि का बहुत बड़ा आकार खड़ा हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं या जो क्या क्रियान्वयन जो हो रहा है, वो क्रियान्वयन सर मैंने क्योंकि खुद अवलोकन किया है, जगह जगह हम लोग मिट्टी परीक्षण वाला ना। हाँ जी, हाँ। तो वो काफ़ी हद तक क्रियान्वयन में उतनी परसेंटेज नहीं है सर। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र हर जनपद में है। अभी कृषि विज्ञान सर अभी जैसे देखने में आया है कि GM मस्टर्ड हमारी रिसर्च हुई सरसों में, उसमें हम वो कनोला ऑयल तो इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारा ही रेवेन्यू जा रहा है बाहर, और हम अपने किसानों को उगाने नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या है? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन का आधार बहुत से सही दिशा में सोचने वाले लोगों को भी विवश कर देता है कि GM काटन, GM फसल, GM बीज जो है हमारे देश का बुनियादी बीज नहीं। हम किसान ये चाहता है कि हम कैसे ज़्यादा जल्दी उत्पादन कर लें, तो उसको दिखा देते हैं लोग कि ये ज़्यादा उत्पादन करने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे भी देश में हैं, जो हमारे देश के प्रकृति के अनुकूल हैं, हमारे देश के तापमान के अनुकूल हैं, हमारे देश के स्वास्थ्य के अनुकूल हैं, हमारे देश के वातावरण के अनुकूल हैं। तो हमको क्यों चाहिए दुनिया के दूसरे देशों से GM बीज और TM बीज? क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी दुनिया के दूसरे देशों से उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं। लेकिन बाजार का असर जो है ना, वो सोचने वाले लोग को, समझने वाले को भी प्रभावित कर देता है। वही सब GM बीज का वितंडा है और कुछ नहीं। मैं किसान भी हूँ, किसान का काम भी करता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में आप किसान नेता कहते हैं तो वो भी स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ उसके नज़दीक से पीड़ा को, और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि इस देश के समृद्धि का रास्ता कृषि के खेत और खलिहानों से होकर ही गुजरता है। यह किसी को भ्रम न हो, और इस बात को सब बहुत ठीक से समझा था दीनदयाल उपाध्याय ने, गांधी ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने, और कहना चाहिए राम मनोहर लोहिया ने, और भी दल के लोग बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। सरकार के तौर पर जो नीतियां आगे बढ़ रही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये जल्दी ही कृषि के क्षेत्र के विकास को महसूस होने लगेगा, देश को भी महसूस होने लगा, और इसी आधार पर 2022 में किसानों के आर्थिक समृद्धि को दुगना करने की योजना बनाई गई। उसके आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समृद्धि भी हो। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस कोशिश को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा यही काम है।